स्टूडेंट, मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आपको पता होगा कि कंटिन्यू हम बीए फर्स्ट ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस के जो लेसन है पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो अपना सेकंड पेपर, यानी इससे पहले जितने भी इस चैनल पे जो वीडियो पॉलिटिकल से रिलेटेड हैं वे बीए पेपर फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल का फर्स्ट पेपर जो होगा उस फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का 1 से लेकर 20 तक लेसन को हमने यहाँ पे डिस्कस समझा है और आपको पढ़ाया है। अब हम आज बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर जो है उसका फर्स्ट लेसन हम यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं और उस लेसन का यहाँ पे नाम है संविधान निर्माण सभा एवं भारतीय संविधान का निर्माण, प्रमुख मुद्दे व दृष्टिकोण। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा तो पता है, एक मीटिंग है। अब संविधान सभा के बारे में है तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना का क्या होता है। तो देखिए, संविधान निर्माण के लिए गठित सभा को संविधान सभा कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के लिए निर्मित सभा, संविधान निर्माण के लिए निर्मित, या इसको एक तरह से थोड़ा सा चेंज कर लें क्योंकि इसमें प्रतिनिधि होते, क्या होते हैं, निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा। तो देख लीजिए, शॉर्ट में हम ये समझेंगे कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा यानी संविधान निर्माण के लिए, यहाँ पे मैंने आपको सभा ही लिख दिया वापस, तो यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण के लिए जो सभा थी वह संविधान सभा है। तो देखिए, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तौर से सिंपली कहे कि संविधान निर्माण के लिए जो गठित प्रतिनिधित्व सभा थी, प्रतिनिधियों की सभा, ठीक है ना, सुने हुए प्रतिनिधियों की सभा थी, वह संविधान सभा है। अब देखना है, पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। जहाँ पे लिखित संविधान है तो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने एक प्रतिनिधि सभा के तौर पर उस संविधान का निर्माण किया है। और संविधान निर्माण की प्रेरणा का स्रोत 17वीं 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ विशेष तौर से रही है। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया है कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा। इंग्लैंड के समतावादी तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित किया गया है। जैगनिश के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधियात्मक सभा है या संस्था है, वापिस सुना है, संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधियात्मक यानी प्रतिनिधियों की संस्था है या होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है, तो वो संविधान सभा होती है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय एवं विकास, ठीक है। तो ये अभी अपने इसको पढ़ना है तो आप इसको ध्यान देंगे क्योंकि भारत में संविधान सभा अचानक से नहीं बनी है, उसके पीछे कुछ विचार, कुछ धारणाएं बनी, कुछ ऐसे अभी कुछ कह सकते विचार हुए, ठीक है ना, संस्था या समाज में
कुछ परिवर्तन विचारधाराएं जब ज़्यादा उग्र हुई तो इसके फलस्वरूप संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पे देखना है कि भारत में संविधान सभा की अवधारणा का जो उदय हुआ है वो कैसे हुआ है, तो इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करेंगे। उनका राजनीतिक भविष्य है वह उनके खुद के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ये भारत के विचार में संविधान के संदर्भ में विचार उत्पन्न हुए। संविधान सभा के सिद्धांत का प्रथम दर्शन, तो पहला पॉइंट यहाँ पे संविधान सभा के, ध्यान रखना है, संविधान सभा के सिद्धांत का, संविधान सभा के सिद्धांत का प्रथम दर्शन हमें कहाँ पे होता है, प्रथम दर्शन 1895, आप ध्यान रखेंगे 1895 के स्वराज्य विधेयक, आप ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी है, ध्यान रखना है इसको। संविधान सभा के सिद्धांत का प्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में हमें विदित होता है, और ये स्वराज्य विधेयक तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था। और यह जो विधेयक है, यह विधेयक तिलक के निर्देशन में हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले संविधान सभा होगी, इसके बारे में संविधान सभा किस तरह की होगी तो इसके बारे में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो यहाँ पे ध्यान रखना। सिद्धांत का सर्वप्रथम में दर्शन कहाँ पे होता है, 1895 के स्वराज्य विधेयक में, और यह विधेयक तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था। तिलक के निर्देशन में यह जो विधेयक है वो तैयार हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देखिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, निर्देशन में तैयार हुआ, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो ध्यान रखना है कि इसके बाद संविधान के बारे में क्या विचार हुए। तो देखिए हम ऐसे पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे तिलक की दूरदर्शिता को आपको ध्यान रखेंगे। तो देखिए तिलक की दूरदृष्टि कहा जाता है कि वे 19वीं सदी में, इस 1922 में अपने विचार, अभी देखिए इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी में इसी विचार की सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी जी ने, यानी 1922 की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी अपने विचारों में कहा था कि भारत का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारत के, यानी यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। अब यानी सिंपल से अगर कहें, मैं आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख मतलब कह सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बता दिया है। तो यहाँ पे एक सिंपल से कि गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे 1922 में अपने एक संविधान के तौर पे, यानी संविधान के कुछ हक के ही पहले ही विचार गांधी जी ने किए थे। तो गांधी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार ही होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये विचार महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि 1922 में की बात है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्होंने अपने विचार में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यानी इसमें संविधान निर्माण में भारत की इच्छा को उन्होंने कहा कि भारत के संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो इस तरह से हम आर्य की अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे शुरुआत हुआ, तो हम यहाँ पे वो देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है, इसी तरह जब हम आगे बढ़े संविधान की तरफ पीछे, तो ध्यान रखना है कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु उस समय सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो अब ध्यान रखना है कि इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन औपचारिक रूप से संविधान सभा, औपचारिक रूप से संविधान, यहाँ पे ध्यान रखना है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन के विचार का प्रतिपादन M.N. राय, ध्यान रखना है M.N. राय ने किया। समझ में आ रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना इसको। आगे देखिए, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन, औपचारिक रूप, ये अभी सिर्फ विचारों में ही था, लेकिन औपचारिक रूप में जो शुरुआत किया है, औपचारिक रूप में जो संविधान सभा के बारे में विचार दिए वो M.N. राय ने दिए हैं, ये आप सबको ध्यान रखना है। और इस विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए, इस विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे मूर्त रूप देने का कार्य, ठीक है ना, इस विचार को, इस विचार को लोकप्रिय बनाने एवं लोकप्रिय बनाना, इसके अलावा कह सकते हैं कि इसे मूर्त रूप एवं इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित नेहरू ने किया। ध्यान रखना, औपचारिक रूप में ये विचार तो M.N. राय ने दिया, लेकिन इसको लोकप्रिय, जनता के मध्य लोकप्रिय और इसे वास्तविक एक मूर्त रूप देने का जो कार्य है वो पंडित नेहरू ने किया कि भारतीय संविधान है उसका निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रमुख इन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से एक घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी जो सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण कर सके और यही संविधान सभा होगी। तो इस तरह से घोषणा की गई कि अगर भारतीय संविधान को निर्माण करने की बात की, भारतीय संविधान के लोगों के द्वारा किया जाए, तो भारतीय संविधान के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी सबकी, और उनके द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा, और वो जो सभा होगी वो उसको ही संविधान सभा कहेंगे। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1937 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। अर्थ और महत्व की व्याख्या है लखनऊ अधिवेशन में की गई। और जस्ट आगे बढ़ते हुए 1937-38 के अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के निर्माण संविधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है, और सिर्फ प्रजातंत्र या स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले इसका विरोध कर सकते हैं, और जो ये उनको लगता है, या जो ऐसे लोग जो प्रजातंत्र और स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं, तो वे इस संविधान सभा का समर्थन देंगे, अन्यथा विरोध करेंगे। तो इसी तरह आगे बढ़ते ध्यान रखना, अगस्त 1940 की ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान स्वतः भारत के वासी लोग तैयार करेंगे, लेकिन इसके बाद 1942 बात आ जाती है, ठीक है ना। 1942 यहाँ पे ध्यान रखिए, 1942 की बात आ रही है, तो यहाँ पे है क्रिप्स योजना के द्वारा 1942 क्रिप्स योजना के द्वारा क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट स्वीकार किया। क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप में स्वीकार
किया, क्या स्वीकार किया कि भारत का संविधान, एक भारत की संविधान सभा है वो निर्वाचन गठन के बाद यानी एक निर्वाचित सभा होगी, किया कि अब ये इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या बात यानी क्या कंफर्म किया गया, तो ध्यान रखना, स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ब्रिटेन ने सर्वप्रथम के भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, ठीक है ना, जो संविधान निर्माण के रूप में कार्य करेगी। तो ये सबसे पहले ब्रिटेन ने कब स्वीकार किया? क्रिप्स योजना 1942 के तहत ये ब्रिटेन ने स्वीकार किया था। तो इसी तरह से ये फिर कहा कि जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। जैसे युद्ध था उस समय, तो युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को स्वीकार नहीं किया। लेकिन भारत ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया, इसके पीछे और भी कोई कारण होंगे, आगे देखना है। तो इसी तरह अंत में हम बात करें, जब बात करें 1946 कैबिनेट मिशन योजना, आपको ध्यान होगा कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना में आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान सभा, भारत के लिए संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं इसके बाद इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, ठीक है ना। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने जो पॉइंट लिखे हैं, इन विचारधाराओं के इन से तो संविधान सभा है वो अस्तित्व में आई, ठीक है ना। ध्यान रखना, सबसे पहले तिलक के दिमाग में ये विचार आया, एक निर्देशन के तौर पे तैयार हुआ। इसके बाद गांधी जी ने भी कहा अपने विचारों में कि भारतीय, यहाँ पे लिखा देखो, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार तैयार होगा। इसके बाद इसे ऑफिशियली रूप में इस विचार का प्रतिपादन किया एम एन राय ने, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया, ठीक है ना। लोकप्रिय बनाने के बाद इस विचार को इस मूर्त रूप देने का कार्य किया गया, जिसके बाद ब्रिटेन ने सबसे पहले 1942 में ये स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान के लिए संविधान सभा होगी, लेकिन इसको युद्ध के बाद है जो वो संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन ऑफिस फिर अंत में हम देखें तो अंततः 1946 में कैबिनेट योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव, यानी भारत के लिए संविधान सभा होगी और जो संविधान बनाएगी, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। तो ये तो हमने यहाँ तक जो पढ़ा, मतलब संविधान सभा को व्यवहारिकता के रूप में स्थापित हो, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यही कहा था कि संविधान सभा की अवधारणा क्या थी, यानी किस तरह से संविधान सभा का उदय हुआ, ठीक है ना। और अब विकास, आगे डेवलपमेंट और कैसे काम करेगी वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो वीडियो है आपके हर कंपटीशन लेवल में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखें, तो जो ये इम्पोर्टेंट है इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिखें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है तो इस चीज़ को कभी आप नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन।
कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को अंततः स्वीकार 1946 में किया गया था कैबिनेट योजना के तहत। तो आप ध्यान रखेंगे 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। और इसी तरह से इसने बाद में 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से दिल्ली पहुंचा था, इसके बाद उन्होंने भारत के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है ना, यानी 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। ठीक है, इस तरह से जब वो आया कैबिनेट मिशन, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसने फिर अंततः भारत के संविधान किस तरह का होगा, तो इसके लिए एक योजना बनाई और वो योजना कब प्रकाशित की? 16 मई 1946 को ये योजना प्रकाशित की। और इसी के तहत संविधान के प्रस्ताव के संगठन के बनाए मिशन का विचार था कि, यानी इसमें क्या विचार रखा गया? मिशन का विचार था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान में असंभव है। इन्होंने तो स्वीकार किया कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा। और ये आप ध्यान रखें, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत कहा गया कि वयस्क मताधिकार, जैसे आज वयस्क मताधिकार दिया हुआ सभी को, तो ब्रिटेन ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण उनके प्रतिनिधियों के द्वारा होगा, लेकिन प्रतिनिधियों को सुनने की व्यवस्था के तहत वयस्क मताधिकार को यहाँ पे नकार दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करना वर्तमान में संभव नहीं है। अतः व्यवहारिक यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचन संस्थाओं के रूप में उपयोगी रूप में किया जाए। तो इस तरह से इस संविधान सभा में 389 सदस्य हो। कितने सदस्य हो? 389 सदस्य हो, जिसमें से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से 292 यानी ये जो 292 सदस्य हैं वह ब्रिटिश प्रांतों से, कहाँ से चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। इसके अलावा जो 93 है वो है देशी रियासतों से। कहाँ से? देशी रियासतों से। और इसके अलावा जो 4 हैं वह होंगे चीफ कमिश्नरेट। यहाँ पे कहा गया है कि वे क्या होंगे? चीफ कमिश्नर, क्षेत्रों के प्रतिनिधि। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो अब देख लीजिए, उस प्रस्ताव में प्रकाशित योजना में कहा गया कि भारत के लिए निर्वाचित सदस्य मतलब प्रतिनिधि कितने होंगे? टोटल 389 होंगे, जिसमें से 292 तो कहाँ के प्रतिनिधि होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 93 है वो देशी रियासतों के सदस्य है, वो प्रतिनिधि वो आएंगे। और 4 है वो चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र हैं वहाँ से प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। तो इस तरह से ये एक योजना यहाँ पे दी गई। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट कहा गया कि प्रत्येक प्रांतों के द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या, जितने भी प्रतिनिधि किसी भी प्रांत से कोई प्रतिनिधि भेजा जा रहा है, तो इस प्रतिनिधि के भेजने के पीछे आधार क्या होगा? तो वो आधार होगा जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और इस संबंध में कहा गया कि एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा जाएगा तो वो कितनों के बराबर होगा? 10 लाख जनसंख्या
यानी किसी भी प्रांत की संख्या 10 लाख है तो वहाँ से एक प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में आएगा। तो ये एक आधार रखा गया कि भाई ये इतने हैं, तो जिस तरह से कि किस जगह से कितने प्रतिनिधि आए तो ये क्लासीफाई कर दिया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। फिर दूसरा एक व्यवस्था की गई कि प्रांतों को इस आधार पर स्थान दिए गए कि उसमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। मतलब मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चय किया गया। पहला आधार तो ये हो गया। दूसरा आधार मतदाताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया। अभी 3 वर्ग कौन कौन से होंगे तो ध्यान रखना है, ये 3 वर्ग के बारे में कहा है कि एक तो होंगे मुसलमान, सिख और एक सामान्य। मुस्लिम, सिख और बाकी सामान्य जो सभी जनरल में आ जाएंगे जितने भी हैं। तो इस तरह से दूसरा आधार रखा कि मतदाताओं की 3 वर्गों की 3 श्रेणियां बनाई जाएगी जिससे वो वहाँ के प्रतिनिधि आएंगे, मुस्लिम वर्ग से, सिख और सामान्य वर्ग से। इस तरह से अब तीसरा आधार रखा गया कि रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों का चुनाव ब्रिटिश भारत के संविधान सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी समझौते द्वारा तय हुआ। यानी देशी रियासतों से जो प्रतिनिधि आएगा वो उनकी आपसी सहमति और ब्रिटिश समझौता समिति के द्वारा वो चुना जाएगा। चौथा रखा गया कि प्रांतों के अलग संविधान की भी योजना की व्यवस्था की गई। प्रांतों के अलग संविधान की भी योजना की व्यवस्था की गई। यहाँ पे चौथा था प्रांतों के अलग संविधान की व्यवस्था की गई। अलग प्रांत के अलग संविधान होंगे, ये भी प्रस्ताव ब्रिटेन के समय रखा गया था, जबकि इसको नकार दिया गया, ये नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना आपको यहाँ पे ये विदित होंगे कि भारत में एक पहली जनसंख्या कौन सी ज़्यादा है, हिंदू बहुमत वाले प्रांतों में। दूसरी जो वर्ग बांटा गया मुस्लिम वर्ग वाले बहुमत, और तीसरा जो उत्तर पश्चिमी के अंतर्गत है जो सिख अपने पंजाब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 3 वर्गों में और इससे निर्माण संविधान सभा का निर्माण होगा और ये व्यवस्था रखी गई। फिर ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत चुनाव हुआ। तो चुनाव होने के बाद ये चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ध्यान रखेंगे जुलाई 1946 में कैबिनेट योजना के तहत संविधान सभा में चुनाव हुए कि भाई कितने प्रतिनिधि कहाँ से आएंगे, कौन जीतेगा। इस तरह जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा में या संविधान सभा के चुनाव हुए, संविधान सभा के लिए था ना, तो संविधान सभा के चुनाव हुए। तो ध्यान रखना कुल संख्या कितनी मैंने बताई थी, 389 के लिए था, लेकिन प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, प्रांतों में निर्धारित संख्या चुनाव जो हुआ वो हुआ 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। इन चुनाव में चुनाए गए जो सदस्य यानी इनके लिए चुनाव हुआ। ये प्रांत, क्योंकि बाकी जो आपको पता है कि देशी रियासतों उनके मनोनीत वगैरह व्यवस्था थी, तो इस तरह से इतने सदस्यों का, इतने प्रतिनिधियों का चुनाव, इतने क्षेत्रों का चुनाव हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वह कांग्रेस को मिली थी। मैं 2 ही यहाँ पे लिखूंगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये टोटल इतने सदस्य, इतने क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, तो उसमें से कांग्रेस की जो जीत हुई वो कितनी सीटों पर हुई, 208 सीटों पर है वो कांग्रेस विजय हुई।
और मुस्लिम लीग है वह 73 सीटों पर विजय हुई। तो ये इनका ज़्यादा था, बाकी सबको तो एक आध जो भी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम शेड्यूल या कास्ट, कृषक, प्रजातंत्र, सिख, वो अलग अलग था, एक एक सीटें जीत गई। तो इस तरह से ये संविधान सभा के चुनाव जब हुए तो ये प्रमुख आंकड़ा यहाँ पे था। तो इस तरह से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन थी? कांग्रेस, द्वितीय रूप में मुस्लिम लीग। तो अब ध्यान रखना है इस तरह से। फिर संविधान सभा में अपने स्थिति जब मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारे प्रतिनिधि 296 में से कितने जीते हैं? 73 ही जीते, बहुत प्रॉब्लम, बहुत दुर्बल स्थिति थी मुस्लिम लीग की। तब फिर क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। इस तरह से अब रिजल्ट आया तो उसने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार, यानी डर के मारे संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार किया। ठीक है, संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए नहीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो इस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य आए नहीं, सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि अब लीग ने पाकिस्तान के पृथक संविधान की मांग की। उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हमें हमारे पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान चाहिए, एक अलग संविधान सभा चाहिए जो पाकिस्तान के लिए संविधान को है वो निर्माण करेगी। तो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयत्न किए कि ये लीग है वह की जिद न करे, भारत की संविधान सभा में शामिल हो जाए, लेकिन नहीं, पाकिस्तान नहीं, उसके जो सहयोगी थे वो नहीं ध्यान दिया उस पर, संविधान सभा के कार्य के सहयोग करें। किंतु उन्होंने उनके ब्रिटिश और भारत के सहयोग से कहा कि आप आ जाइए, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इस को बहिष्कार किया और खुद के संविधान बनाने के मांग पे अड़े रहे। तो भारत के संविधान का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सभी सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 की गई। और द्वितीय चरण 3 जून 1947 को हुआ। और 3 जून 1947 के समय क्या हुआ कि विभाजन हुआ इस सदस्यों का, क्योंकि आधे सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से थे, वो पीछे चले गए। तो इस वजह से फिर कितने सदस्य रह गए? ये मुस्लिम लीग बाहर हो गए। तो इसके बाद संविधान सभा में 324 सदस्य रह गए। कितने सदस्य? प्रतिनिधियों का कितने प्रतिनिधि जो रह गए? टोटल 324 में से 389 में से अब मुस्लिम लीग बाहर हो जाने से 324 सदस्य होंगे वो संविधान सभा में होंगे। तो इस तरह से द्वितीय चरण में 324 हो गए। और तृतीय चरण में देशी रियासतों से संबंधित तथा उनके संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हैदराबाद के प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि कौन सी रियासत के प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में नहीं शामिल हुए। तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि संविधान सभा कैसे गठित हुई, ठीक है ना। संविधान सभा का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो ये आज का अपना वीडियो था जिसमें हम आपको ये समझाना था। तो मेरे हिसाब से आप पूरी अच्छे से इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। कल यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि संविधान निर्माण के अंतर्गत क्या हुआ, संविधान निर्माण की कहानी वो पढ़ेंगे। टू बी कंटिन्यू टुमारो, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।